हेलो स्टूडेंट, फिर से लेके आए हैं आपके लिए नए वीडियो और वो भी क्लास 12 के लिए स्पेशल क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन में हम आपको वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी और एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लगाया है जो कि आने का ज्यादा संभावना बनता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें क्योंकि आपका एग्जाम 1 फरवरी का हो, तो क्यों ना हम अच्छे से कोशिश करें और अच्छे से मेहनत करें। और बस ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार जरूर से देख लेना एग्जाम से पहले। तो पहला क्वेश्चन ये वेक्टर का क्वेश्चन है और ये वेक्टर का क्वेश्चन आपने बनाया है, क्लास में बनाया, बस उसका रिविजन कर रहे हैं और वही क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं जो आने का ज्यादा संभावना रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन को तुम बढ़िया से प्यार से समझना है और मजा आ जाना है। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि थोड़ा सा हम इसको ना जूम कर देते हैं और एक बार क्वेश्चन आपको बढ़िया से दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक यूनिट वेक्टर है। ए एक कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। और क्या दिया हुआ है कि x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल 8। तो बोल रहा है x का मैग्नीट्यूड निकालें। यहां पर आपको सॉल्यूशन लिख देना है और यहां पर दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है गिवन। क्या दिया हुआ है? गिवन ए दिया है यूनिट वेक्टर। ए इज अ यूनिट वेक्टर। और आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है कि यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड करेंगे, यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका मान हमेशा 1 के बराबर आता है। यहां तक तो क्लियर है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेना। आपका क्वेश्चन है कि x माइनस ए ओके डॉट एक्स प्लस ए ओके बराबर 8। सही है ना। अब यहां पर हमें डॉट करना है, तो यहां डॉट करने का क्या तरीका है? x को x से डॉट करें, x डॉट x हो गया। सही है। फिर x को a के साथ डॉट करेंगे, x डॉट a हो गया। फिर माइनस a को x के साथ डॉट करेंगे तो माइनस a डॉट x हो गया। फिर माइनस a को a के साथ डॉट करेंगे तो ये हो गया माइनस a डॉट a इक्वल 8। ठीक है, अब आपको कुछ ना थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करवाते हैं। पीछे का रिवीजन क्या है कि आपको मालूम है कि कोई वेक्टर हो a डॉट a, अगर दो वेक्टर सेम हो और दोनों डॉट में होता है तो इसका मतलब होता है a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। दूसरा बात, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव का पालन करता है, यानी a डॉट b को हम b डॉट a भी लिखते हैं। ये क्लास में किए हैं और आप कर चुके हैं, कहीं भी पढ़े होंगे। ओके, तो यहां पर देख लो कि h डॉट x है तो हम h डॉट x को लिख सकते हैं x का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यहां पर फिर देखो ये x डॉट a है ओके माइनस a डॉट x कम्यूटेटिव से हम लिख सकते हैं x डॉट a ओके माइनस a डॉट a का मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और ये 8 के बराबर है। अब क्या करना है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इसको हम काट देंगे। अब यहां पर देख लेना है x वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1 के बराबर, a के मैग्नीट्यूड 1 के बराबर तो 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 8। ओके, अब क्या करना है? अब तो सिंपल हो गया, x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। सो x मैग्नीट्यूड बराबर ये 3 हो जाएगा। प्लस में ही होगा, माइनस नहीं करना क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। ओके, ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है ना, मजा आ गया ना, मजा आ गया। ठीक है, हम इसको अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। आप बढ़िया से इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लो। आप दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है एकदम बढ़िया से ध्यान देना। एक बार हम जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर अब हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर लेके चलते हैं ताकि अब हम हल करेंगे इसको। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझना है। हाँ, हमने यहाँ तक तो रख दिया और श्योर है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझना है। क्वेश्चन ये बोला फाइंड मतलब ज्ञात करें, एंगल मतलब कोण ज्ञात करें, बीच किसके बीच? दो वेक्टर के बीच। दो वेक्टर में कौन है? a और b। बोल रहा है a और b के बीच का कोण ज्ञात करें जिसमें विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2, यानी कि a और b के बीच का कोण ज्ञात करें और a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो उसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? a एंड b विथ मैग्नीट्यूड, a के साथ a का मैग्नीट्यूड √3, तो a का मैग्नीट्यूड लिखते हैं इस तरह, a का मैग्नीट्यूड इक्वल √3। ध्यान रखें जब भी आपका एग्जाम में जब पेपर दें और जब आप मैथ बनाएं तो जितना दिया है पहले उसका लिस्ट बना लें। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनी कॉपी जांचता है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और मार्क्स अच्छा देता है। और कटकुट मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड √3 दे दिया है, फिर b का भी मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है? 2 के बराबर दे दिया है। ओके, फिर क्या दिया? हैविंग, जिसके पास a डॉट b भी है, a डॉट b भी आपको कितना के बराबर दे दिया है? ओ सॉरी, यहाँ पर a डॉट b आपका दे दिया है √6 के बराबर। आपसे पूछ क्या रहा है? एंगल, तो हमें फाइंड करना है थीटा इक्वल टू व्हाट। आपको पता है थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल। क्या है? थीटा इज द एंगल है बिटवीन
थीटा इज द एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सही है ना। चलो अब हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं नाउ। अब हम क्या काम करते हैं ये देख लो। आपको पता है कि ए डॉट बी का क्या होता है फार्मूला, सबको मालूम है ना, कमेंट में जरूर लिखना। ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। सही है ना। तो क्या हम कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं ए डॉट बी, और ए डॉट बी √6 है। ओके, फिर नीचे क्या लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 के बराबर। फिर नीचे कौन आएगा बी का मैग्नीट्यूड जो 2 के बराबर दिया। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ओके, अब इसको हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, √6 को लिखने के लिए क्या करेंगे, √3 × √2 लिख सकते हैं। सही है, √3 नीचे पहले दिया हुआ है, और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कितना 1 बचा। अब यहां पर फिर बताएं क्या है, यहां ये है आपका cos थीटा, उधर क्या है 1/√2, और आपको मालूम है 1/√2 cos कितना के बराबर होता है π/4 का, मतलब 45 डिग्री का। तो हो गया आपका यही एंगल, ये आपका रिजल्ट आ गया। सही है ना। कोई दिक्कत, श्योर है, मजा आ रहा होगा, अच्छा से मजा आ रहा होगा। चलिए इस सेक्शन का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको हमने वही क्वेश्चन लगाया है जो आने का ज्यादा चांस लगता है। एक बार हम अच्छे से जूम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बनाते हैं इसको, छोटा करके हम अब बनाते हैं। ठीक है ना। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसका हम सूची बना लेंगे। सूची ये बनाएंगे कि दिया हुआ गिवन क्या दिया हुआ देखना, फाइंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a का मैग्नीट्यूड 2, b का मैग्नीट्यूड 3, a डॉट b 4। तो जो दिया है वो लिख लेना है। आपका दिया हुआ है a का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर 2 के बराबर, b का मैग्नीट्यूड जो दिया है कितना के बराबर 3 के बराबर, और क्या दिया हुआ है a डॉट b जो कि कितना के बराबर है, ये आपका 4 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है क्या चीज, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब यहाँ पर समझो हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। अब हम जो कर रहे हैं काम यहाँ पर देखना है। एक बार हम लिख सकते हैं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख लो, क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ए डॉट ए। इसको लिखने से एक फायदा होगा जो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। तो बोलो इसको हम कैसे लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ओके, डॉट ए माइनस बी। यहाँ तक हमने लिख लिया। सही है ना, क्योंकि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर रहता है तो ए डॉट ए लिखते हैं। ठीक है, अब हम इस पर काम करते हैं। ए को ए के साथ करो तो हो जाएगा ए डॉट ए हो जाएगा, फिर ए को बी के साथ माइनस ए डॉट बी। ठीक है, फिर माइनस बी को ए के साथ तो माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस बी को माइनस बी के साथ प्लस बी डॉट बी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। ए डॉट ए को हम ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ए डॉट बी है, ओके लिख दिए। बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ से, क्रम विनिमय नियम के रूप से, और बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना बराबर है 2, 2 पर पावर 2 हो जाएगा 4। ए डॉट बी दिया हुआ है क्वेश्चन से 4, और दिया है ए डॉट बी फिर से वही है 4, और प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दो 9। अब यहाँ पर देखो -4 + 4 कैंसिल हो गया, -4 + 9 कितना हो गया 5। अब बताओ ये जो 5 आया है ये 5 कितना के बराबर आया है, ये 5 जो आ रहा है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर आया 5। अब क्या करना है, अब यही करना है, इससे स्क्वायर हटाएंगे तो अगले पर चढ़ जाएगा रूट, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव में होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। सही लगा ना। तो आपको मजा आ गया होगा क्वेश्चन में और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक बार हम क्वेश्चन को अच्छे से जूम कर देते हैं ताकि आपके समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं। सही है ना, अब हम बनाते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आप सब जानते हैं लेकिन एग्जाम के अंतिम क्षण में एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी रिवीजन अच्छी से अच्छे हो जाए। ओके, एक बार जरूर, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन लाएं सेलेक्ट करके लाएं और उम्मीद आने का चांस ज़्यादा रखता है। सही है, चलिए अब जो दिया है उसको पहले लिस्ट बना लो, सूची बना लो, गिवन कर दो, यानी कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वो देख लो। आपका दिया है ए वेक्टर बराबर 2i, ओके, फिर दिया हुआ है जे वेक्टर, फिर दिया हुआ है 3k वेक्टर, और क्या दिया हुआ है वो भी देख लो। आपका फिर दिया हुआ है बी वेक्टर बराबर 3i, फिर क्या दिया है 5j, फिर क्या दिया हुआ है -2k, ये दिया हुआ है। अब आपको निकालना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। आपको निकालना है a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। पहले
मैग्नीट्यूड के पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। आपको पता है ना, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसको कन्वर्ट कर देंगे डिटर्मिनेंट में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिटर्मिनेंट में। और ऊपर क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं। ओके, अब क्या करना है? ए का जितना भी डायरेक्शन रेशियो वो लिख देते हैं। ए का डायरेक्शन रेशियो कौन है? 2 है। फिर कौन है? 1 है। फिर कौन है? 3 है। ओके, फिर बी का डायरेक्शन रेशियो लिखना है। बी में कौन है? 3 है। फिर कौन है? 5 है। फिर कौन है? -2 है। और आपको पता है डिटर्मिनेंट को कैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं वो करना है। चलिए, आई हमने लिख दिया। हम डायरेक्ट बनाते हैं, ये डिलीट मारेंगे, ये डिलीट मारेंगे। -2 गुना 1 -2। फिर यहाँ माइनस लिखते हैं, 5 या 15, यहाँ 15 लिख दिए। फिर माइनस जे इस तरह से, ये डिलीट और ये डिलीट। -2 गुना 2 -4। फिर -3 या 9, ये लिख दिए। फिर प्लस के। ओके, अब क्या करेंगे? ये डिलीट 5 दूनी 10 -3 का 3, इतना हमने कर दिया। अब क्या करेंगे? -2 और -15 कितना हो गया? -17 आई, मतलब -17 आई। -4 और -9 -13, माइनस प्लस हो जाएगा 13 जे, ठीक है। फिर 10 - 3 7 प्लस हो जाएगा 7 के, सही है ना। अब क्या करेंगे? अब आपका ये निकल चुका है ए क्रॉस बी, लेकिन हमें चाहिए क्या? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसलिए ना इसो अब हमें करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि -17 आई, फिर क्या है? प्लस 13 जे, फिर क्या है? प्लस 7 के का मैग्नीट्यूड। ओके, अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट कर देते हैं। चलिए, आई के कोफिशिएंट क्या है? -17, तो -17 का स्क्वायर तो पॉजिटिव, और 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। फिर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इतना तो आपने कर दिया। अब क्या करना है? सभी को ऐड कर दें। 9 9 8 8 9 27, 7 हो गया। 2 और 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20, 0 हो गया। 2 1 3 2 1 3 और 3 2 और 5, यानी कि 507 यानी 507, यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलो आगे करते हैं। सेशन का 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज A1 1 2 B2 3 5 एंड यहाँ पर C होना चाहिए। मेरा ये C जो है ना छूट गया, तो वहाँ C दे देना। ओके, तब यहाँ पर कह रहा है कि ABC का एरिया निकाले, और ABC एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख देंगे। यस, लिख दिया सॉल्यूशन। और आप ना एक ट्रायंगल बना लो। ओके, हम बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। और इस ट्रायंगल का नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, और इसका नाम दे दो C, ठीक है ना। अब क्या है, देखा हुआ A की जगह पर आप लिख दो 1 1 2, ठीक है। B की जगह लिखा हुआ है 2 3 5, ओके। और C की जगह लिखा हुआ है 1 5 5, सही है। अब कह रहा है क्या, बताओ इसका एरिया। तो आप इसका एडजेसेंट साइड बनाओ। एडजेसेंट साइड मतलब कोइनिशियल वेक्टर बनाओ। तो B से C बनाओ और एक B से A बनाओ, ठीक है। अब जानते हो, हमें पता है, वी हैव, क्या पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है हाफ। फिर आप मैग्नीट्यूड करो, BC वेक्टर लो, ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट करो BA वेक्टर। अब मेरा पर्पस ये है कि पहले BC निकालेंगे, फिर BA निकालेंगे, फिर इसका क्रॉस करेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो बारी बारी से हम निकालते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं और इसे हम उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, हम थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी निकालेंगे। अब हम निकालेंगे पहले क्या चीज़? BC। क्या निकालेंगे? BC निकालने के लिए क्या करना होगा? C के पॉइंट में B का पॉइंट आप माइनस करो। तो ये बताओ, C का पहला पॉइंट क्या है? 1 माइनस B का पहला पॉइंट क्या है? 2, और यहाँ पर I कर दो, ओके, प्लस फिर C का दूसरा क्या है नियामक? 5, ओके, माइनस, और B का दूसरा नियामक क्या है? 3 कर दिया, यहाँ पर J कर दो, फिर प्लस लिख लो, ठीक है। C का तीसरा क्या है? 5 कर दिया, माइनस, और B का क्या है? 5 ही है, और ये K कर दो, ओके। अब क्या करते हैं? कर दो, 1 में 2 गया -1 यानी -I हो गया, ठीक है। फिर क्या? 5 में 3 गया 2, और यहाँ पर आप J लिख दो। फिर 5 में 5 गया 0, यहाँ पर 0 K कर दो। ये निकल गया आपका BC वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये बताओ। अब ये करना है, अब निकालना है BA वेक्टर। तो BA वेक्टर फिर निकाल देते हैं। BA वेक्टर अब आपको निकालना है। तो BA में वही A के नियामक में B का नियामक माइनस करो। A में पहला क्या है? 1, B में पहला कौन है? 2, 1 में 2 माइनस किया, यहाँ I लिख दो, प्लस फिर A में दूसरा कौन है? 1 माइनस B में दूसरा कौन है? 3 करके फिर यहाँ J कर दो, प्लस
फिर ए में तीसरा कौन है 2 और बी में तीसरा कौन है 5 करके यहाँ पर आप के कर दो। हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब 1 में 2 घटाओ -1 जिसके हम लिखते हैं -i, फिर 1 में 3 गया -2 जिसे हम लिखेंगे -2j लिख दिए। फिर क्या करना है 2 में 5 गया तो हो जाएगा -3 के। ये निकल के आया किसका मान, ये निकल के आया बी ए वेक्टर का मान। चलिए आपसे बी सी निकल गया और बी ए का क्रॉस निकल गया। आल्सो अब क्या निकालना है, अब निकालना है बी सी वेक्टर और बी ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब निकालना है बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। आपको पता है 2 वेक्टर का जब क्रॉस निकालते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। चलिए ऊपर क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं जे लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं के लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है BC का डायरेक्शन रेशियो लिखो। BC का डायरेक्शन रेशियो -1 होगा क्योंकि I के बगल में माइनस है, -1, J के बगल में 2 है तो यहाँ 2 दे दो, K के बगल में 0 है तो 0 दे दो। अब BA का डायरेक्शन रेशियो लिखो। BM I के बगल में माइनस यानी -1 लिख दो। ठीक है, J के बगल में -2 तो यहाँ -2 लिख लो, K के बगल में -3 तो यहाँ पर -3 लिख लो। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। I ठीक है, अब क्या करते हैं देख लो, ये डिलीट -3 गुना 2 तो ये -6 हो गया, -2 गुना 0 तो ये 0 हो गया, फिर -j करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे ये डिलीट और ये डिलीट, -3 गुना -1 तो +3 हो गया, माइनस और -1 गुना 0 ये 0 कर दो, प्लस फिर क्या लिखेंगे के। अब क्या करेंगे ये डिलीट -2 गुना -1 तो ये 2 हो गया, फिर -1 गुना 2 -2 तो ये हो गया +2। यहाँ तक हमने कर दिया। फिर क्या करना है, फिर ये करना है -6 और -0 -6i हो गया। ठीक है, -6i हो गया, फिर ये हो जाएगा -3j। ओके, फिर क्या हो जाएगा +4k। ठीक है, ये जो निकला है ये किसका मान निकला है, ये निकला है BC क्रॉस BA। क्या निकला है BC क्रॉस BA, जो कि कितना के बराबर निकला है, ये निकला है -6i -3j और +4k के बराबर निकला है। अब क्या करना है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि और अच्छे से हम बना सके बोर्ड में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब कर दो इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड करते हैं तो BC क्रॉस BA का मैग्नीट्यूड करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं मैग्नीट्यूड करने के लिए क्या करना है, रूट करना पड़ता है तो हम रूट कर देते हैं। जब I के बगल में -6 तो -6 का स्क्वायर तो 36 लिखेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे J के बगल में -3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, फिर K के बगल में 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे। अब 16 9 25, अब 25 को 36 में जोड़ो √61 हो जाएगा। अभी निकला BC क्रॉस BA का मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें निकालना एरिया, तो हम वहाँ पर बता चुके हैं अतः एरिया निकालना है। हैंस एरिया निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कितना के बराबर हो जाएगा हाफ। ठीक है, और BC क्रॉस BA का मैग्नीट्यूड कितना निकला √61, यहाँ पर √61 लिख लो, यही तो आपका आंसर है। और ये एरिया निकालना है तो स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर हो जाएगा। सही है ना, समझ में तो सबको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लो। यहाँ पर ध्यान से समझना है कि आपका इस क्वेश्चन का 6ठा नंबर क्या कर रहा है, एकदम बढ़िया समझना प्यार से। बोल रहा है क्या, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, ये आपका दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ओके, डायरेक्शन रेशियो दिया है, निकालना है क्या चीज़, निकालना है आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो यहाँ पर देखो ऐसे जानते हो डायरेक्शन रेशियो को जनरली फार्मूला में हम आराम से डायरेक्शन रेशियो को सूचित किससे करते हैं, ABC जनरली से। तो यहाँ पर दिया है गिवन दिया है डायरेक्शन रेशियोज और क्या दिया हुआ है 2 और -1 और -2 दिया हुआ है। ओके, आपको पता है ये दो जो ना जनरली हम A बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो B बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो C बोलते हो। अब हम बोलेंगे बताओ जी डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलोगे डायरेक्शन कोसाइन। और आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करते हैं A/√A² + B² + C², फिर क्या करते हैं B/√A² + B² + C², फिर क्या करते हैं C/√A² + B² + C² करते हैं। ठीक है ना, अब कर दो। चलिए एक स्थान पर क्या रखेंगे 2 लिखेंगे। चलो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 5 -2 का स्क्वायर 4 5 4 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। फिर B की जगह -1/3 हो जाएगा, फिर C -2/3 हो जाएगा। यही निकल गया है आपका क्या चीज़ डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एकदम ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन तो आपको क्लियर साफ से दिख रहा होगा। क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फिर से पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन बताओ ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स -2 4 -5 1 2 3। यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ना ये पॉइंट P है, ओके,
और ये पॉइंट Q है। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का मान कितना दिया है? इस पॉइंट का मान दिया हुआ है -2, 4 और कितना है -5 है, ठीक है। और Q का मान दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। 1 2 3, ठीक है। अब बताओ, हम बोलते हैं बताओ जी, पॉइंट एक लाइन पास कर रहा है P से Q, तो PQ निकाल लेते हैं। तो PQ निकालने के लिए क्या करेंगे? PQ वेक्टर बराबर, देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है। 1 1 Q में P घटा 1 में -2, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस I हो गया, ओके। फिर 2 में -4 Z, ओके। फिर क्या होगा 3 में माइनस प्लस हो जाएगा 5 K, इतना तो जान रहे हो। फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3I, फिर हो जाएगा ये -2Z, फिर ये हो जाएगा +8K, सही है। अब सुनो, अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसका डायरेक्शन कोसाइंस, आराम से निकाल लो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ, ठीक है, PQ। अब डायरेक्शन और कोसाइंस ऑफ PQ निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो I के बगल में क्या है 3 अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड कर दो, फिर क्या लिखोगे -2 अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड कर दो, फिर क्या करेंगे 8 अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड कर दो, ओके। चलो अब करते हैं 3 PQ का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 13 77 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा √77, यहाँ हो जाएगा -2 अपॉन √77, और ये हो जाएगा 8 अपॉन √77। आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या करते हैं? अगर इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो रूट देते हैं और I J K के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये सब पता है। बस हमने वही क्वेश्चन लाया जो आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रखता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हम सारे चैप्टर से लेके रखे हैं ताकि कोई ना कोई सेक्शन फंस जाए और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, बहुत अच्छा से जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाएं। हाँ, वही समझ सकते हैं जो आप क्लास किए हैं, रेगुलर क्लास किए हैं, तो आप अच्छे से अंडरस्टूड कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। देखिए पूछ रहा है क्या, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ, आपसे पूछ रहा है वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का वेक्टर इक्वेशन बताओ और कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। हाँ, बोल क्या रहा है, थ्रू द पॉइंट, यानी पास कर रहा है किससे, कौन पॉइंट से, 5 to -4 से। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है पासिंग पॉइंट, यहाँ पर आपका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। पासिंग पॉइंट इज क्या है, देखो तो पासिंग पॉइंट इज है 5 to -4, ओके। पासिंग पॉइंट ये हुआ। अब यहाँ पर पैरेलल लाइन, यहाँ पर पैरेलल वेक्टर कौन है, तब जानते हो ना पैरेलल वेक्टर। यहाँ पर पैरेलल वेक्टर जनरली हम B से डिनोट करते हैं। B वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है 3I, ओके। फिर ये +2J और -8K, सही है। आपको याद है पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम A से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, A से। आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो निकाल लो पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन पॉइंट, पासिंग पॉइंट इज A वेक्टर, ठीक है। पासिंग पॉइंट A वेक्टर बराबर, हाँ जी, किससे पॉइंट कर रहा है, पासिंग पॉइंट 5 to -4, तो इसको क्या लिखोगे 5 लिख दिए, फिर 2 यानी कि +2J लिख लिए, फिर क्या चीज़ -4K लिख लिए, ओके। अब सुनो, हमें जानना है इक्वेशन लाइन का वेक्टर फॉर्म में, तो पहले हम वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। वेक्टर फॉर्म आपको मालूम है, वेक्टर फॉर्म का में लाइन का इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या होता है, मालूम सबको होगा, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ओके। आपको पता है ना लैम्डा क्या है, लैम्डा इज एनी स्केलर, कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। अब सुनो, जहाँ जो है रख दो, बताओ एक स्थान पर कौन रखोगे, तो एक स्थान पर रख देना 5I + 2J -4K और प्लस लैम्डा। B के स्थान पर क्या रखोगे 3I, फिर क्या रखोगे +2J, फिर क्या लिखोगे -8K। यही है इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कौन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन है कार्टेशियन फॉर्म। कौन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। श्योर है आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसी में थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है कौन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। सुनो, कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, सबको मालूम है कैसे होता है, x - x1 अपॉन A, y - y1 अपॉन B और z - z1 अपॉन
सी। पता है x1 y1 z1 क्या है? पासिंग पॉइंट। और a b c क्या है? पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो रख दो x माइनस x1 पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट बताइए, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो पासिंग पॉइंट 5 है, यहाँ 5 लिख दो। और a पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, पैरेलल वेक्टर तो ये है, इसका डायरेक्शन तो i में क्या है 3, यहाँ 3 कर दो। ठीक है, y माइनस पासिंग पॉइंट y1 कौन है 2, यहाँ 2 कर दो। और पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो यानी j का कोएफिशिएंट 2 कर दो, 2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद z माइनस z1 कितना है -4, माइनस +4 अपॉन और c क्या हो जाएगा -8। हो गया, ये हुआ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग पॉइंट टू पैरेलल गिवन वेक्टर। ओके, चलिए अगला नेक्स्ट। अब इसको समझो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझ लो, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या करने की क्या कर रहा है। ओके, देखिए बोल रहा है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 0 2 3 4 6। पता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो बताओ लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और क्या पूछ रहा है कार्टेशियन फॉर्म में। तो श्योर है सेम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आराम से बना लेंगे। ओके, तो कैसे बनाते हैं, सिंपल सा बात है। पासिंग पॉइंट आप निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पासिंग पॉइंट इज ए। और ए बराबर हम क्या लिख लेंगे -1 0 2, तो यहाँ लिख लेंगे -i + 0j + 2k। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे ये देख लो। अब उसके बाद पासिंग पॉइंट ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पासिंग पॉइंट इज, मान लो बी वेक्टर है, बराबर क्या लिखेंगे 3i + 4j + 6k। ओके, अब क्या करना है, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इन वेक्टर फॉर्म हाँ, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है वो जान लो। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या होता है पता होगा, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ओके, ये होता है। ठीक है, अब आराम से बना लो। a वेक्टर के स्थान पर कौन लिखेंगे -i, फिर क्या लिखेंगे +0j, फिर क्या लिखेंगे +2k। ओके, अब क्या लिखेंगे लैम्डा। चलिए b माइनस ए, b में a घटाओ तो 3i में -i घटाओ तो 4i हो जाएगा। ठीक है, फिर 4j में 0j घटाओ तो 4j ही रह जाएगा। ओके, 6k में 2k घटाओ कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब इसी का पूछ रहा है कौन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये निकल गया ना, आराम से कार्टेशियन फॉर्म निकाल दो। इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, करेंगे क्या देखो, आराम से करना है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, देखो x माइनस पहले वाले वेक्टर का ले लो कोएफिशिएंट, i का माइनस +1 और बटे कितना कर दो 4 कर दो बराबर। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे y माइनस 0, j में 0 तो 0 लिख दो, बटे फिर क्या कर दो 4 कर दो। ओके, फिर z -2 है तो 2 कर दो, अब बटे कितना 4 कर दो, हो गया। इसे और भी सिंप्लीफाई करना है तो आराम से कर दो, क्या x + 1 = y = z - 2। 4 लिखना है 4 भी लिख दो, लिख सकते हो 4/4/4 हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है वो देख लो। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस मतलब 2 लाइन के बीच का एंगल बताओ। तो आपको पता है, सुनो, पैरेलल वेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन इज b1 वेक्टर। आपको मालूम होगा ना, क्या मालूम है कि लाइन का फॉर्म कैसा होता है, a वेक्टर
प्लस लेमडा बी वेक्टर। एक को तो बोलते हैं पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और लेमडा के बगल में जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पर देखो आर वेक्टर बराबर दिस, ये एक जगह पर आया, और लेमडा ये बी की जगह आया, यानी इसको मान लो b1 और इसको मान लो a1। ओके, लेकिन यहाँ पर एंगल निकालने के लिए हम पैरेलल वेक्टर का ही जरूरत पड़ता है। तो यहाँ b1 वेक्टर में कौन आएगा, लेमडा के बगल में i, सही है, फिर प्लस 2j, फिर प्लस 2k। ओके, ये पैरेलल वेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन है। अब हम निकालते हैं पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेकेंड लाइन इज b2 वेक्टर कह दो। अब b2 वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, 3i लिख दिया, फिर क्या लिखोगे प्लस 2j लिख दो, फिर क्या लिखोगे 6k। ओके, निकल गया दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर। अब हमें निकालना है दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो मान लो थीटा इज द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन द टू लाइंस, मतलब दिए हुए दोनों लाइन के बीच का एंगल मान लो थीटा। तब आपको पता है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना होता है। चलो अब कर देते हैं, देखो इसको हम मोड में कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव लेना है। चलिए b1 डॉट b2, तो b1 डॉट b2 करो। b1 डॉट b2 का मतलब था i के साथ, j के साथ, k के साथ। i के साथ 1 है, i के साथ 3 है, 3 का 3 हो गया, j के साथ 2 दूनी 4 हो गया, डॉट प्रोडक्ट ये होता है, k के साथ 2, k के साथ 6 कितना हो गया 12 हो गया, अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड। चलो इसका मैग्नीट्यूड करने के लिए रूट करेंगे। ओके, करो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5, 2 का स्क्वायर 3, 5 4 तो 9 हो जाएगा रूट में। फिर अब क्या करो b2 का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 13 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब क्या करेंगे 12 4 15, 15 और 3 18 हो गया ये, और ये कितना हो गया 9 का वर्गमूल 3 और 49 का वर्गमूल 7, ये हो गया 3 6 18, 6/7 आया। ओके, ये बताओ किसका मान आया, कॉस थीटा का मान आया 6/7। अब निकाल लो थीटा, थीटा ही तो माने थे, कॉस इनवर्स 6/7, यही है गिवन टू लाइन का एंगल। ठीक है, लगता है कहीं गलत होगा तो देख लो, 3 2 दूनी 4, 2 6 12, 12 4 16, ओह सॉरी 12 4 16, 3 19 होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया है। अच्छा, सिली मिस्टेक हो गया तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं, मिस्टेक क्या, 12 4 16, 16 और 3 19 हो गया ना। ओह ठीक है, 9 का वर्गमूल 3, 49 और 7, तो 3 और 7 21 हो जाएगा। ओके, अच्छा थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लेना, तब तो श्योर ये हटेगा। तो ठीक है, तो करना क्या है, तो हो गया ना, ये जो रिजल्ट आया है किसका मान आया, कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का मान कितना आया 19/21। सो थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स 19/21। सही है, ये आपका तो आंसर हो गया। सही है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। हाँ, अब आ जाओ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखो वही चीज़ है। यहाँ क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, यानी अभी लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब इस कार्टेशियन फॉर्म में दिए दो लाइन के बीच का एंगल बताना है। तो यहाँ गिवन आपको पता है कि पैरेलल वेक्टर कौन होता है, तो जो नीचे होता है 3 5 4 1 1 2। यहाँ पर ध्यान रखना है x के साथ कुछ गुना नहीं होना चाहिए, क्योंकि x को फ्री करना है, x ऑलरेडी फ्री है, y भी फ्री है, z भी फ्री है। तो गिवन पैरेलल वेक्टर ऑफ द फर्स्ट लाइन इज v1 वेक्टर मान लो क्या दिया 3i, फिर प्लस 5j प्लस 4k। ओके, ये दे रखा है। और यहाँ पर भी देखो सेकेंड लाइन में भी x फ्री है, x में अगर माइनस भी हो तो उसको फ्री करेंगे, y भी फ्री है, z भी फ्री है। x y z ना तो संख्या से फंसा होना चाहिए नहीं निगेटिव से, ये हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी x y z पूरी फ्री है। तो यही नीचे वाला जो होता है ना, ये होता है पैरेलल वेक्टर। एंड b2 समझ में आ गया, लिख देना है पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेकेंड लाइन। तो b2 कितना दिया 1 1 2, यानी कि i प्लस 2, हम इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल लिए। अब सिंपल है, जो अभी जस्ट हम बताए थे i प्लस j, ओह थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, ये j हो जाएगा और कितना हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, i प्लस j प्लस 2k। अब क्या करना है, अब वही लिखना है, लेट थीटा विद क्या है एंगल है ना, बिटवीन गिवन द टू लाइन्स। ठीक है, सो अब निकालो कॉस थीटा, और सबको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला b1 डॉट b2 अपॉन
क्या लिखना है, b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड कर देना है। चलो b1 डॉट b2 करते हैं, b1 डॉट b2, b1 को b2 शॉर्ट डॉट, तो b2 में i है, b1 में i है, तो i और 3i तो 3 हो जाएगा। अच्छा b1 में 5j है, ये j है तो प्लस 5 हो जाएगा, 4 के है और 2 के है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, फिर क्या करना है, b1 का मैग्नीट्यूड, तो 3 का b1 का मैग्नीट्यूड, तो 3 का 9, 5 का 25, 9 और 25 34, 4 का स्क्वायर 16, 34 16 तो हो जाएगा √50। सही है। अब b2 का मैग्नीट्यूड कर दो, i 1 का 1, 1 का 1 2, 2 का 2 4 तो हो जाएगा 6। ओके, अब क्या हो गया, 5 3 8, 8 8 16, 25 दूनी 50 तो 5 √2। ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसा करो ना √2 गुना √3 भी कर सकते हो, √2 गुना √2 2 और 2 8 16 कर सकते हो। तो हो गया क्या चीज़, 8/5 √3, यानी कि कॉस जो थीटा आया वो कितना बराबर आया, 8/5 √3। तो बोलो थीटा बराबर कितना हो गया, कॉस इनवर्स 8/5 √3, यही आपका एंगल है। सही है, समझ में आ रहा होगा, श्योर है कि आपको हम बहुत अस्थाई से बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। सही है ना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब आ गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस। ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आपको कुछ फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। जानना क्या है, ये ध्यान दो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये पता है ए का निकालना है, बी दे चुका है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी भी होता है। एक इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर वही रहता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर्ड ए का दे चुका है, बी का निकालना है, तो इसका भी वही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन नीचे में हो जाएगा कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी ए का प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब एक और फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बार बार यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों फार्मूला ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यानी कि गिवन दिया हुआ है, क्या दिया है, ए का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है 7/13। ओके, बी का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, क्या दे रखा है 9/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा है क्या 4/13। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रहा है 4/13। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे है 9/13। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा 4/9, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखा जाए, क्या कर रहा है नेक्स्ट सवाल में। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसमें दिया हुआ है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 5/13। तो यहाँ पर जो दिया है वो लिख लेना है, गिवन तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 5/13। यस, इसी को हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 5/26। और क्या दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि 5/13 है, और क्या दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड, एक निकालना है, बी का दिया हुआ कितना 2/5। आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, एक बात बताओ कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट बी इक्वल फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। सही है। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी का मान कितना है 2/5 इंटू इधर ले आओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उधर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये तो 2/5 हो गया, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना दिया रखा है 5/13, ये इससे कैंसिल हो गया तो हो गया 2/13। ओके, लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे रखा है 5/26। सही है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, हाँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे रखा है कहीं ना कहीं दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिखा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे रखा है, हाँ 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे रखा है 5/13, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी जस्ट आया है 2/13, सभी में एलसीएम आ रहा है 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10,
13 दूनी 26, 2 दूनी 4, सही है। 10 5 15, 15 में अगर 4 गया तो कितना हो गया 11/26, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए श्योर है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो, ये हम चाहते हैं कि आप इसको खुद बनाएं, ये खुद बनाएं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। इसको आप खुद बनाइए, बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकट ए, ये आपका काम है, ये आप बनाएं। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये बताना ये इंटीग्रेशन किस टाइप का इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है, ये बाय पार्ट्स का दिया हुआ है। हाँ, एक्स cos x dx, ओके। आपको पता है बाय पार्ट्स में आपको 5 टर्म याद रखना होगा। इलेट का आई का अर्थ होता है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, एल का मान होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। ए का मान होता है अलजेब्रा, ओके, क्या होता है अलजेब्राइक फंक्शन, ओके। और टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब ये बताओ, पहले इन्वर्स है नहीं है, अच्छा लॉग है नहीं है, अलजेब्रा है यस, एक्स को ही कहते हैं अलजेब्रा। ये पहला फंक्शन हो गया, और ये कौन फंक्शन हो गया दूसरा। जो पहला होता है पहले वो निकलता है, एक्स निकला, कौन बचा cos x, तो cos x का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, ओके, माइनस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, एक ब्रैकेट देंगे। बोलो पहले कौन निकला था x, तो x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। कौन नहीं निकला cos x, तो cos x का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर dx करेंगे। अब सुनो, x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, हम यहाँ sin x लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन तो 1 होता है, cos x का क्या होता है sin x होता है, और ये dx हो गया। अब देखो ये तो हो गया x sin x हो गया, अच्छा 1 गुना sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस प्लस, ये हो गया cos x, प्लस में क्या चीज c, यही हो गया आपका आंसर। तो ये रहा आपके लिए सुपर 15 क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो ये क्वेश्चन जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, श्योर है आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक नया वीडियो लेके आएंगे आप, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और फिर एक बात आपसे अनुरोध है कि नए अगर देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।